हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना ज़रूर होती है जिसे वो अपने जीवन में सबसे बुरा समय मानता है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई हमेशा उन परिस्थितियों में मदद के लिए पहुंच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करने जा रहा हूं। ये घटना मेरे मौसी के बेटे, जिनका नाम अजय है, उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है। जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे, तब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास हैलेट में रहती थी। भाइयों के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद गैंगजीन कॉर्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं उन्हें दादाजी ही कहता था और वो भी मुझे उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोते को करते थे। हैलेट में रहने के कारण वे लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भाइयाँ और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बागीचे में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज़ के जैसे ही दिन चले रहे थे। दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थीं। दोनों भाइयों उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अजय भैया को पीछे बैठाकर और दोनों ही मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते घूमते मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल, जो कि पहचान के थे, उनसे कुछ बात करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी भी बैठे थे। 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वे अंकल और बड़े भैया उनके पास आए। उन्होंने उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों सोचे कि शायद संतुलन खोने की वजह से गिर गए होंगे और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी ने उन्हें मुंह पर पानी वगैरह छिड़क कर, मगर उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय अजय सब आसपास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थीं। मेडिकल कॉलेज के पास था, इसलिए बिना देर किए हुए वहाँ मौजूद सब लोग, वो अंकल, मौसी और मौसा जी भी भैया के लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुँचे। डॉक्टर ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई चोट नहीं थी और न ही शरीर पर छोटी खरोंचों के सिवा कोई बड़ा जख्म दिखाई दे रहा था। सांसें फिर भी उखड़ने सी लगीं और डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने के मास्क लगा दिया। सांसें फिर भी कोई ख़ास काबू में नहीं आईं। थोड़ी देर बाद उखड़ने लगती और फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टरों को बेहोशी की वजह का कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया। वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं से कोई ख़राबी नहीं थी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बोल दिया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए।
वहाँ सब उन्हें जानते थे, इसलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आइए और सारी परिस्थिति से अवगत कराते हुए उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बता रहे थे। 4-5 डॉक्टर लगातार निगरानी में लगे थे। दिल की धड़कन मशीन में भी अपनी सीमा पर पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज़ ने हालत बयां करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दादाजी परेशान के पास गए और अपने पहचान के डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहां पर 4 डॉक्टर और आ गए, जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। वो उन्होंने ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को रखा गया था। उन्होंने दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोल और प्रोफेसर को देखते ही कहा कि सर कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। हालांकि ये बात उसने धीरे से ही कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबराकर तेज़ तेज़ से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला और फिर उनमें से एक प्रोफेसर, जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टर के साथ चले गए और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे। प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना ना जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहां मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थीं। देखो धड़कन चली क्या? ठीक से यहाँ दबाव बनाओ। अब बताओ, पैरों को देखो हिलते हैं या नहीं? जान है, जान है, देखो थोड़ा हिला इसका हाथ। इस तरह की आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थीं। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी उन्होंने का आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताए कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आज़ाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट और एक्सरे सामान्य है तो फिर इतनी सीरियस हालत की क्या वजह है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने यह बात मामा जी और मौसा जी से भी कही कि हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है उसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही है। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी भी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाएं। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेकरार दादाजी भी, मौसा जी और मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। मोबाइल का तब ज़माना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा था, मगर किसी का भी खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय की खबर ले रहे थे। भैया की हालत वैसे ही बनी हुई थी कि कोई होश नहीं आया था अभी। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वे सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि न जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आई, काका, भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मुन्नी लाल कैसे हो?
हम तो ठीक हैं, आप बताइए इतनी रात को और यहाँ कैसे? उन्होंने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से आखिर तक सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया, हमें बताया भी नहीं। हम तो यहीं हैं ड्यूटी पर, बस पीछे मुर्दा घर में। उन्होंने मामा जी परेशानी समझते हुए कहा, क्या बताएं भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दादी भी बेहाल पड़ी हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख नम आँखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ। सुबेरा होते ही बस हम अपना झोला ले आएँ, फिर देखते हैं कि कहीं कोई बात तो नहीं है। उन्होंने मामा जी से कहा, देखो भैया, जैसा बन पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने उनसे नाउम्मीदी से कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बातें की और वापस आकर मामा जी भी वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तस रहकर किसी तरह से दोनों ने वहीं पर रात गुजार दी। रात भर भैया में कोई बदलाव न देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू से अलग एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आईं और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसा जी के पास घर चली गईं। मामा जी ने दादाजी मुन्नी लाल के बारे में बताया और उनकी इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे, उसे भी इजाज़त दे दी। शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी जल्दी नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें मुन्नी लाल से जो मिलना था। खैर, मुन्नी लाल को आने में देर हुई। वो 6 बजे के बजाय 7:30 बजे आए, मगर उनके आने में देरी को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतज़ार में थे और उनके आते ही सीधा उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को डॉक्टर ने रखा था। मामा आराम से जाकर अंदर दादाजी से बातें करने लगे कि जिनके बारे में बताया था वे आ गए हैं। लेकिन ये क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वो वहीं खड़े रहे। अंदर आने की कोशिश करते और फिर से वहीं खड़े हो जाते। ये देखकर मामा जी को अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे? काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में घुस नहीं सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरों को उभार कर कहा। मामा जी की इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में सुनेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।